हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं टू द पॉइंट सीरीज में फ्रॉम सम्यक सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत अलग अलग विभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें उसकी कार्यपालिका शक्तियां, विधायिका शक्तियां, सैन्य शक्तियां, विवेकपूर्ण शक्तियां, उसके वीटो की शक्तियां या फिर उसके अध्यादेश पारित करने की शक्तियां, ऐसी अलग अलग शक्तियां आती हैं। आज उनमें से हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं ये किस तरीके से चलेंगी। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनको अगर देखा जाए तो वो अनुच्छेद 53 से शुरू होती हैं। 53 में क्या लिखा हुआ है? 53 में बस इतना लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अर्थात अगर बात की जाए भारत में जो संघ है उसकी जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति जो है वो पूर्ण रूप से अगर कहा जाए एक औपचारिक अध्यक्ष है किसका? भारत के संघ का। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं इनको वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो उत्तर आता है कि वो स्वयं भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो वो अपने अधीनस्थ के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है ये जो संस्थाएं या अधीनस्थ संस्थाएं हैं ये कौन है? तो इसमें प्रमुख रूप से जो नाम आता है वो है आपका मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो है वो मंत्री परिषद के द्वारा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति है क्या? राष्ट्रपति क्या करने वाला है? वो अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल किसके द्वारा करने वाला है? मंत्री परिषद के द्वारा। तो मंत्री परिषद क्या करेगी? तो मंत्री परिषद जो है वो एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा और इनका मुख्य कार्य जो होगा वो है सलाह देने का कार्य होगा। किसको सलाह देंगे? ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की जो सलाह है उसको मानेगा या नहीं मानेगा? तो याद रखेंगे 1976 की जब हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले तक क्या होता था? राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह माने और चाहे तो ना माने, परंतु 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था उसके तहत यह प्रावधान ला दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद पर की जो सलाह होती है उसी पर कार्य करता है। राष्ट्रपति एक बार चाहे तो सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु नोट पॉइंट जो आपका बनता है वो ये बनता है कि अगर वो जो सलाह है दोबारा से एज इट इज आ जाती है तो फिर राष्ट्रपति इस पे कुछ भी नहीं कर सकता। उसे दोबारा अगर वो सलाह आ जाती है तो उसे सलाह को मानना ही होगा। तो केवल एक चांस रहता है राष्ट्रपति के पास कि वो पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिमंडल में उसको भेज सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 77 जो है वो कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से हुआ माना जाता है। मतलब कहने का क्या है कि जो भी कार्य होंगे, हालांकि सारे के सारे सुझाव पर कार्य हो रहे हैं, मंत्रिमंडल के सुझावों पर कार्य हो रहे हैं, परंतु किसके नाम पर ये सुझाव होंगे या किसके नाम पर ये कार्य होंगे? तो आपका उत्तर आता है राष्ट्रपति के नाम पर ही। मतलब हस्ताक्षर वहां पर किसके होंगे? हस्ताक्षर होगा राष्ट्रपति का। भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 78 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए कि राष्ट्रपति जो है वो क्या पीएम से शासन विधि निर्माण संबंधी जानकारी प्रदान कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रपति चाहे तो वो प्रधानमंत्री से कह सकता है कि भाई हमें शासन से विधि निर्माण संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो दीजिए, और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो सारी जानकारियां राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने को कह सकता है। तो ये भी इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है क्या कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल से कह सकता है, कोई एक विषय बता सकता है जिसके तहत वो चाहता है कि इस पर चर्चा होना अनिवार्य है। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य रहता है कि राष्ट्रपति को सभी जानकारियां उपलब्ध
कराए। तो हमने देखा प्रमुख रूप से यहाँ पर जो नाम मात्र की अगर बात करते हैं तो वहां पर अध्यक्ष कौन है, वो राष्ट्रपति हैं, जो केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं। और यही एक खास विशेषता है हमारे संसदीय लोकतंत्र की, क्या कि दोहरी आपको यहाँ पे कार्यपालिका मिलती है, जिसमें प्रमुख रूप जो है वो किसका होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का, और इनकी सलाह पर कार्य कर रहा होता है राष्ट्रपति। परंतु कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति के ही नाम पर सारी चीजें हो रही हैं। अब अगर हम लोग देखें तो कार्यपालिका की जो प्रमुख शक्तियां होती हैं वो होती हैं नियुक्ति की। अगर देखें कि राष्ट्रपति जो है वो किन किन चीजों या किन किन पदों को नियुक्त करता है, तो ये हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं रखती हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा अनुच्छेद और उनकी नियुक्ति से संबंधित बनता है। तो जैसे कि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 75 के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है मेरी गलती है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रीगणों की नियुक्ति करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 75 में, ठीक है। और प्रधानमंत्री असलियत में होता कौन है, ये होता है बहुमत दल का नेता, और बहुमत दल के नेता के सलाह पर राष्ट्रपति बाकी अन्य मंत्रिमंडलों को क्या करता है, नियुक्त करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे खास बात यह है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो मंत्री परिषद है और जो प्रधानमंत्री हैं वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यालय चलता है। मतलब ये जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ही, हाँ बिल्कुल मैं आपको सही बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ही वो अपने पद तक बैठे रहेंगे, परंतु ये संवैधानिक स्वरूप है। इसमें अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो लोकसभा है वो पूर्ण रूप से इस मंत्रिमंडल के द्वारा बनाई जाती है, और मंत्रिमंडल में जब तक बहुमत रहेगी तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा, और जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा तो सरकार चलती रहेगी। ठीक है, आया समझ में ये चीज। चलिए इसके बाद इसकी जो नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है, तो राज्यपाल को नियुक्त करता है, उपराज्यपाल को नियुक्त करता है और प्रशासक को नियुक्त करता है। तो बात याद रखने वाली यह है कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर उपराज्यपाल होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला जो केंद्र शासित राज्य है वहां पे उपराज्यपाल है, दिल्ली में उपराज्यपाल है, और कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पे प्रशासक कार्य कर रहे होते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, या राष्ट्रपति के एक तरीके से प्रतिनिधि होते हैं। तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, जो कि अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में लिखा है, महान्यायवादी के बारे में लिखा है, और बताया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको नियुक्त किया जाता है। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये 148 आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, उनकी भी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। हालांकि वहां पे कोलिजियम सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जब नियुक्ति की बात आएगी तो वो कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, वो भी आपका राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखें तो यूटी मतलब केंद्र शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी प्रमुख रूप से आता है, और अब आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर भी ऐसी व्यवस्था में आ जाएगा जहां पे विधानसभा होगी। तो यहाँ पे 3 केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर विधानसभा है, एक है जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, और उनके मुख्यमंत्री की जो भी नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, जो कि अनुच्छेद 280 में लिखी गई है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। राज्य भाषा आयोग की भी नियुक्ति जो है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, इसके बाद ये इसको हटा देते हैं आर्टिकल। जीएसटी काउंसिल की स्थापना अगर बात की जाए तो ये आर्टिकल नंबर 279A में लिखी गई है, और इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, ये नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आपको सबको पता होगा जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, और इसके लिए जो परिषद बनाई गई थी उसको काउंसिल कहा गया। इसी तरीके से इसको संवैधानिक दर्जा आर्टिकल नंबर 279A में किया गया है संशोधन के द्वारा, 101 संविधान संशोधन जो हुआ है। राजनीतिक
प्रतिनिधि जो हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर कुछ ऐसे पद हैं जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति के ही कहने से या राष्ट्रपति के अपने जो प्लेजर है वो तब तक ही रहेंगे, प्रसाद पर्यंत तक ही रहेंगे। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको कभी भी अपने पद से हटा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे संघ की मंत्रिपरिषद, इसके बाद भारत का जो महान्यायवादी है, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, ये तीन ऐसे पद हैं। ये खासकर ये दो पद और तीसरा, मतलब ये एक ही पद होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा जाता है, इसलिए मैं इसको तीन पद कह रहा हूं। तो तीन पद ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना कि संवैधानिक संस्थाएं जो राष्ट्रपति के द्वारा गठित होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों को भी चुनता है। अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, वित्त आयोग, इन सब के अध्यक्ष की जो नियुक्ति वो करता है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग बात करें इन संवैधानिक संस्थानों की जो गठित है, या कह सकते हैं कि स्थापना भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अनुसूचित जाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आर्टिकल आपको याद रखना है, वो है कौन सा, वो है आपका 338। और अनुसूचित जनजाति का है आपका 338 ए। और इसके बाद ओबीसी आयोग जो कि संशोधन के बाद आया है वो है आपका 338 बी। और वित्त आयोग जो है हम सभी लोग जानते हैं 280। तो ये आपके कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं। इन सारे अलग अलग आयोगों से संबंधित है। इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है और इनकी स्थापना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद अन्य शक्तियों की बात करें तो जैसे कि हमको पता है कि प्रशासकों के माध्यम से जो केंद्र शासित राज्य जो प्रशासित किए जाते हैं, ये शक्ति किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तरीके से कार्य कर रहे होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तरीके से कार्य कर रहे होते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि संघ का कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है वो कौन है, वो है राष्ट्रपति। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासक जो है, प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो केंद्र शासित राज्यों पर शासन करता है। इस बात को ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की घोषणा एवं प्रशासन जो है उसमें भी सबसे बड़ा जो नाम आता है वो राष्ट्रपति का ही आता है। ये घोषणा करता है, राष्ट्रपति घोषणा करता है कि कौन से क्षेत्र जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे। तो फाइनल डिक्लेरेशन जो है वो कौन देता है, वो राष्ट्रपति ही देता है। इसमें जो जानने योग्य बात है, जो आपके एग्जाम में आने योग्य बात है, वो है अंतर राज्य परिषद की जो स्थापना है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये अंतर राज्य परिषद की जो स्थापना है ये कौन से अनुच्छेद में लिखी है, ये आर्टिकल 263 में है और ये पार्ट 11 में आती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यूपीएससी की सदस्य संख्या जो कि बढ़ती घटती रह सकती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होगी। ठीक है, सेवा शर्तें और सारी चीजें किसके द्वारा निर्धारित होंगी, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही। राष्ट्रपति के द्वारा मतलब यहाँ पर आयोग भले ही बनाया जाएगा परंतु फाइनल जो साइन होंगे वो किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद सेना शक्तियों की अगर हम लोग बात करें, सैन्य शक्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है, मतलब सुप्रीम कमांडर होता है, प्रमुख सेनापति होता है, थल सेना का, जल सेना का, वायु सेना का। और अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी युद्ध को घोषणा करना या किसी भी युद्ध की शांति घोषणा करना, वो सारा का सारा दायित्व जो होता है वो संसद का नहीं होता है। याद रखेंगे इस बात को, वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। युद्ध एवं शांति की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और शक्तियों के बारे में समझते हैं। राजनयिक शक्तियों में जो सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधि कौन होता है, भारत का प्रतिनिधि जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की बात को ये माना जाएगा कि भारत स्वयं इस बात को कर रहा है। सभी संधियों एवं समझौतों पर किसका हस्ताक्षर होगा, भले ही वो मोदी जी के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा कराई जा रही हो, उनकी सलाह पर कर रहा हो राष्ट्रपति, परंतु हस्ताक्षर किसका होने वाला है, हस्ताक्षर होने वाला है राष्ट्रपति का। इसलिए हम लोग जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधि होती हैं उन पर फाइनल साइन किसका होता है, वो साइन होता है राष्ट्रपति का, मतलब प्रेसिडेंट का। राजदूतों और कूटनीतिज्ञों
की जो नियुक्ति होती है, जो हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो कि दूसरे देशों में होते हैं, जो दूतावास में रहते हैं, जो दूत होते हैं हमारे, जो दूसरे देशों में रहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। और खासकर बात ये भी याद रखिएगा, जो दूसरे दूत आते हैं, जो विदेशों से हमारे यहाँ पर दूत आते हैं, उनको भी उनका स्वागत कौन करता है, उनका स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। अब ये मत समझिएगा कि स्वागत के लिए वो माला लेके बैठा रहता है, नहीं, माला लेने का मतलब नहीं, औपचारिक रूप से वो अपनी जो सहमति है वो किसको देते हैं, वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति में जो निहित हैं उनको हमने देख लिया बहुत जल्दी से, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।